में जब मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा था, उस वक्त भी बहुत सी बार तंज के तौर पर मेरे सामने ये इस्तेमाल किया गया कि बड़ा हनुमान बन रहा था, क्या हो गया। बट ये एक ऐसी भावना है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री के बीच। आज तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने चिराग पासवान की माँ बहन को गाली दी गई। जिस उस असामाजिक मानसिकता वाले व्यक्ति ने वो गाली दी, उसका कुछ नहीं हुआ। उनके सामने उनका नेता खामोश है, एक उंगली तक मुंह पे नहीं रखी। उसको बाद में जस्टिफाई करने की भी कोशिश, बाद में उस पर लीपापोती हुई, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसी बातों की खून नहीं किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति का मनोबल देखिए कितना बड़े। आज राजद के तमाम बड़े नेता और आदरणीय लालू जी स्वयं अपने आप को उन्हीं जयप्रकाश जी का अनुयायी कहते हैं और आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है जिस कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने देने का काम किया। देश भर में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अभी से ही जीत के सबके अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास का सुप्रीमो चिराग पासवान हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV 9 भारतवर्ष में। और 2 चरण के चुनाव संपन्न हो गए, लगभग 1/3 सीटें निकल चुकी हैं, 2/3 शेष है। क्या अब आपको लगता है कि अब की बार 400 पार? 100% अब की बार 400 पार और 400 में 40 की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान बिहार से। पिछली बार 1 सीट हम लोग चूक गए थे, किशनगंज वाली। इस बार मैं मानता हूं कि वो सीट भी हम लोग जीतेंगे और इन 400 पार में 40 की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। कारण है इसके पीछे भाई, मैं क्या डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीजों पे बहुत रिसर्च करता हूं। मेरा विश्वास इन आंकड़ों से ही आता है। 2019 में हम लोग मात्र 3 दल मिलकर हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें भाजपा थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी। इस बार 2 ऐसे मजबूत दल जो तब विपक्ष के साथ थे, इस बार हम लोग के साथ है। वो है आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। तो ऐसे में जब इन टर्म्स ऑफ गठबंधन हम लोग मजबूत हुए हैं, जब हम लोग की ताकत 2019 से ज्यादा बढ़ी है, तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग परिणामों में 2019 से बेहतर प्रदर्शन ना करें। बेहतर करने के लिए 1 ही सीट बची है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग 40 की 40 जीतेंगे। अच्छा, इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है और इसका अनुमान लगाया जा रहा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बम्पर वोटिंग हो रही है तो एंटी इनकम्बेंसी है या फिर जो सरकार है उसके पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। इस बार कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि ये वोटिंग परसेंटेज खासकर बिहार में ही देखें, पहले चरण में 40 के आसपास, दूसरे चरण में 55 से 60 के आसपास। क्या मतलब निकाला जाए इसका? अगर आप इस वोटिंग परसेंटेज को भी अगर आप देखिए, जिस तरीके से कम हुआ है और बिहार में खास तौर पे कम हुआ है, कई बार कहा जाता है कि गर्मी, ये सब कारण है, पर अगर गर्मी कारण होता तो देश भर में ये कारण कम होता, क्योंकि बाकी राज्यों में भी, बंगाल में आप देखिएगा ठीक ठाक परसेंटेज आ रहा है, मध्य प्रदेश वगैरह में आप देखिएगा। बिहार में कारण है भाई, बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन के या इंडिया अलायंस या यूपीए, भगवान जाने जो भी इन लोगों का नाम हो, जिस तरीके से इनके कैडर में एक उदासीनता है। आप पहले चरण में देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर 4 सीटों पे मतदान हुआ, औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में। इन 4 सीटों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, राहुल जी वगैरह तो, खड़गे जी वगैरह बहुत दूर की बात है, इनके प्रदेश का भी कोई नेता पहले चरण में किसी प्रचार में नहीं दिखा। तो ऐसे में कांग्रेस का वो कैडर जिसने अपने किसी नेता को किसी मंच पर देखा ही नहीं, वो क्यों बाहर निकलता? या फॉर दैट मैटर इवन वाम दल का वो कैडर जिसने अपने किसी नेता को मंच पर देखा ही नहीं, वो क्यों बाहर निकलता? मात्र 1-1.5 दल मिलकर प्रचार कर रहे थे पहले चरण में विपक्ष की तरफ से। तो ऐसे में जब किसी ने अपने नेता को देखा ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ जब इनका कोई चेहरा नहीं है, इनका भाई कल को आप वोट कर रहे हैं बट प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये तो देश का चुनाव है ना, बिहार का तो चुनाव है नहीं। तो ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए ये चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में किसी को पता ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास चेहरा भी है, नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नेता प्रधानमंत्री, नीति विकास के एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं, नियत वो तमाम गरीब जन कल्याण की योजना है, वो उज्ज्वला हो, वो आयुष्मान हो, वो शौचालय बनाने को लेकर वो, ये तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसके तहत आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो वो लाभार्थी जो इस गरीब कल्याण योजना का जिनको लाभ मिल रहा है,
वो एग्रेसिव होकर जा रहे हैं, उनको डर है कि भाई कोई दूसरा आ जाएगा तो हमारी ये योजना बंद समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोग का वो कैडर निकल रहा है, बट पूर्णतः उदासीनता महागठबंधन के कैडर में देखी जा रही है। परिणाम स्वरूप मत प्रतिशत कम हुआ। अच्छा, जो बयानबाजियां हो रही हैं, जिस दौर में बिहार की सियासत है, आज भी अमित शाह ने कहा, जो आपने बात कही उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता अगर इनकी सरकार बन जाए तो शायद एक एक महीने का प्रधानमंत्री होगा। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप इनके गठबंधन में देखिए, जब एक मंच पर ये सारे आते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो एक मंच पर एक दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं। तो सही बात है, अगर एक एक महीने तभी पूरा भी हो पाएगा, क्योंकि एक दर्जन से ज्यादा है। तो अगर एक एक महीना नहीं बनेंगे तो अगर एक एक साल के लिए बने तो 5 साल में तो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इन लोगों को महीने महीने भर का कोटा पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि बयानों की बात आई है तो जिस तरीके से जिस दौर में पहुंचा, गालियां दी गई, बदजुबानी हुई, आपके तक, आपकी माँ तक, परिवार तक, तमाम तरह की चीज़ें हुई, उसमें पूरे देश ने देखा कि आपकी जो प्रतिक्रिया थी बहुत संयमित थी। आमतौर पर वो संयमित रहती भी है, लेकिन ये जो बदजुबान सियासत है बिहार की, उसको लेकर के आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं हमेशा से राजनीति में ही नहीं, इवन अदरवाइज भी मैं हमेशा से शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मैं मानता हूं रुपेश भाई, आप कड़े से कड़ा विरोध आप मर्यादित शब्दों में दर्ज करा सकते हैं। कड़ी से कड़ी आपत्ति भी आप मर्यादित शब्दों में आप दर्ज करा सकते हैं। और हर भाषा की ये खूबसूरती है। मैं सिर्फ हिंदी भाषा की मैं बात नहीं कर रहा, हमारी जितनी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, जो भी भाषा, हर भाषा में आपके पास शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आपको जो विरोध करना है आप बेहतर शब्दों में आप कर सकते हैं। सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों का, और मैं नाम लेकर बोलता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों का कल्चर रहा है, उनके स्वभाव में रहा है ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करना। 90 का दशक इसीलिए जंगल राज के नाम से जाना गया, क्योंकि ना सिर्फ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल होता था, वो हरकतें भी ये लोग करते थे। लाठी में तेल पिलाना, जिस तरीके से दबंगई दिखाना, जिस तरीके से माँ बहन बेटियों को सरेआम बेइज्जत अपमानित करना, जिस दिन की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, सोचिए कैसे उस मानसिकता को ये राजद के नेता बल देते हैं। आज तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने चिराग पासवान की मां बहन को गाली दी गई। जिस उस असामाजिक मानसिकता वाले व्यक्ति ने वो गाली दी, उसका कुछ नहीं हुआ। उनके सामने उनका नेता खामोश रहा, एक उंगली तक मुंह पे नहीं रखी, उसको बाद में जस्टिफाई करने की भी कोशिश की, बाद में उस पर लीपापोती हो रही है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति का मनोबल देखिए कितना बढ़ेगा। वो अपने गांव में, बिल्कुल अपने घर पे जाकर वो किस तरीके से बाकी और आम बिहारी महिलाओं के साथ बर्ताव करेगा। क्यों? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोला गया तब उसको टोका नहीं गया। तो आप कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता को आप बल देते हैं, ये गलत है, ये खतरनाक है समाज के लिए। यही कारण था कि 90 के दशक में जब इन लोगों की सरकार थी, जितने सभ्य व्यक्ति थे वो सब प्रदेश से पलायन कर गए, कोई यहाँ पर रहने लायक नहीं रहा। और वही लोग आज दूसरे प्रदेश में एक एक दो दो पीढ़ी उनकी रह रही है, वहीं पे उन्होंने काम किया, घर बसाया, शादी की, बच्चे पैदा किए और अब अपने प्रदेश के लिए वो लोग प्रवासी हो गए। तो ये परिस्थिति दोबारा नहीं बने, इस बात को इससे लोग भी घबराते हैं और इसको गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है, तभी राजद या इनके गठबंधन को कतई लोग स्वीकार नहीं करने वाले। अच्छा, वो तो शायद एक आम कार्यकर्ता था, लेकिन जो सदन में बैठने वाले नेता हैं, जो सदन में बैठते हैं, वो ये कह रहे हैं और उस पर तालियां भी बज रही हैं कि चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, वो फर्जी, नकली और बिना पूंछ के हनुमान, ये इस तरह की बातें हुई। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आज से नहीं, मैं पिछले लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ। 2020 से ये प्रकरण शुरू हुआ था और वहां से 2020 जब किसी कारणवश एनडीए से अलग होकर मैं चुनाव लड़ रहा था, तो उस वक्त मुझ पर यह रोक लगाई गई थी कि क्योंकि अब मैं एनडीए से अलग हो गया हूं तो प्रधानमंत्री की तस्वीरों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उस वक्त मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीरें होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां से फिर ये प्रकरण हुआ, ये हनुमान वाला ये पूरा विषय शुरू हुआ और उसके बाद कई तरीके के ताने, बीच में जब मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा था, उस वक्त भी बहुत सी बार तंज के तौर पर मेरे सामने ये इस्तेमाल किया गया कि बड़ा हनुमान बनता था, क्या हो गया, नहीं हो गया। बट ये एक ऐसी भावना है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री के बीच है और जिसकी मर्यादा हमेशा उन्होंने भी रखी, हमेशा मैंने भी रखी। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर
एक्सप्रेसिव होते हैं, बट गाहे बगाहे जब उन्होंने मुझे गले लगाया या मुझे चुनाव प्रचार की शुरुआत में अपना छोटा भाई कह के संबोधित किया, या जिस तरीके से एक पिता की तरह जब मैं भाषण देकर आता हूं और जब उनके बगल में बैठता हूं तो हमेशा मेरी पीठ थपथपाकर हौसला अफजाई करते हैं, ये कहना कि शानदार भाषण रहा आपका, मेरे लिए बातें मायने रखती हैं। और ये वही रिश्ता है जिसकी शायद मैंने कभी दुहाई नहीं दी, पर मैंने हमेशा उस रिश्ते का सम्मान रखा। भले लाख मेरे क्रिटिक्स ने, मेरे आलोचकों ने कई बार इस रिश्ते का मजाक उड़ाया, बट ये मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के बीच का रिश्ता है, संभवतः कोई और समझ नहीं पाएगा। अच्छा, आपको क्या कारण लगता है, आपके चचा श्री वो मंत्रिमंडल में थे, मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, और जब चुनाव की बारी आई तो उनको एक तरह से दरकिनार करके और जो आपको अहमियत दी गई, क्या कारण हो सकता है इसका? आप तो अकेले थे, आपके चचा के साथ 5 सांसद थे, आप इकलौते सांसद थे, बावजूद इसके आपको इतनी अहमियत देना, क्या कारण हो सकता है? राजनीति में भाई मैं मानता हूं कि जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। गठबंधन में आपको सम्मिलित करने को लेकर, सीटों के बंटवारे में, इन सब चीजों के बहुत मायने होते हैं। इवेंचुअली देखिए, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो संख्या बल मायने रखती है, और विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जब आप चुनावी राजनीति में होते हैं। तो ऐसे में इन तमाम क्राइटेरियाज पे वर्क किया जाता है, रिसर्च होती है, फीडबैक्स होते हैं, सर्वेस कराए जाते हैं कि किसके पास क्या जनाधार है, नहीं है। पिछले 2.5-3 साल जब से पार्टी परिवार में टूट हुई, 13 जून की वो रात थी 2021 की, जब ये पूरा घटना चक्र घटा, और उसके तुरंत बाद मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन होता है 5 जुलाई को। तो उनके जयंती दिवस के दिन से मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, बिना इस उम्मीद के कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने वाला है। आई डिडंट इवन नो वेदर देयर इज एनी लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल और नॉट। बस मैं सिर्फ अपना कार्य करता रहा, अपना संघर्ष करता रहा, लोगों के साथ जुड़ने का एक ईमानदार प्रयास करता रहा, और कहीं ना कहीं बिहारी फर्स्ट के साथ लोग जुड़े, उस विजन पे लोगों का विश्वास रहा, और जिस तरीके से ये कारवां बढ़ता गया, मुझे लगता है अंतोगत्वा गठबंधन ने उसी संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। अच्छा, अब चूंकि बात आई है चचा श्री की, तो क्या सुलह सफाई हो गई, कुछ गुंजाइश बची हुई है, या अभी भी मन में कुछ मलाल रह गया है? मुझे नहीं पता, मुझे ईमानदारी से नहीं पता रुपेश भाई। मैं जिस परिवार से आता हूँ, हम सब बिहारी हैं, बिहारी परिवार आप जानते हैं, घर के बड़े ही हर फैसले लेते हैं, इसमें हम छोटों का ना बोलना बनता है ना कुछ कहना बनता है। ऐसे में उस वक्त परिवार से अलग होने का फैसला बड़े होने के नाते उन्हीं का ही था। मुझे घर से निकालने का फैसला उन्हीं का ही था। मुझे कभी उन्होंने अपना ना सगा बेटा माना, ना घर का बड़ा बेटा माना, और उन्होंने एक के बाद एक फैसले लिए जो मेरे विपरीत थे। तकलीफ होती है मुझे इस बात की कि अगर एक बार अगर वो मुझे अपना सगा बेटा मान लेते, उनका अपना सगा बेटा है, अगर बस उसकी जगह या उसके साथ अगर मुझे वो मान लेते, तो वो शायद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। अगर वो बेटा मानते तो मेरा कान पकड़ते, मुझे डांट देते, तो थप्पड़ लगा देते, बैठाते, समझाते। वो अपने सगे बेटे के साथ भी तो ऐसा ही करते ना। क्या किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्या वो उसको छोड़ देंगे? क्या वो उसको ऐसे सड़क पे धक्का खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ेंगे ना। तो तकलीफ इसी बात की रही कि उन्होंने कभी मुझे अपना सगा बेटा माना नहीं। बहरहाल बहुत आगे मैं निकल गया हूं इन सब चीजों से, बहुत पुरानी हो गई हैं वो सारी बातें। मुझे नहीं पता भविष्य के घर में क्या है, बट अलग होने का फैसला भी उन्हीं का ही था। साथ आते हैं नहीं आते, ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। अगर हाजीपुर में, चूंकि वहाँ के वो सांसद हैं, अगर वो ऑफर करते हैं या वो कर चुके हैं कि हम आपके लिए चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, तो आप? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये हर फैसला उनको लेना है। मेरा नामांकन है 2 तारीख को, और यकीनन उनको भी निमंत्रण जाएगा, मैं उनको जरूर आमंत्रित करूंगा। मैंने तो हमेशा उनको पिता माना है। मेरे पिता के बाद वही मेरे पिता थे, मेरे पिता के रहते भी मेरे पिता थे। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, चाचा चाची नहीं, मझले पापा मझली मम्मी, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे पापा छोटी मम्मी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, ये परंपरा हम लोग की रही। तो ऐसे में वो मेरे पिता हैं। और बट हाँ, इससे पहले भी कई बार मैंने उन्हें कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया, मेरे पिता की बरखी से लेकर तमाम कार्यक्रमों में, पर उसमें भी नहीं आने का फैसला उन्हीं का था। ऐसे में मैं नामांकन के लिए जरूर उनको आमंत्रित करूंगा, आना नहीं आना ये उनके ऊपर है। अच्छा, 10 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किए जिनकी चर्चा आज हो रही है चुनाव में, चाहे वो राम मंदिर हो, धारा 370 हो, या विकास के अन्य कार्य यानी योजनाएं हैं। लेकिन चिराग पासवान, ऐसा कौन सा काम है जो चाहते हैं कि अगर
अगली सरकार बनती है तो 5 सालों में वो सरकार करे या वो चाहें कि वो काम हो? भाई देखिए, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित राज्य बनेगा, जिसमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों पर एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा कार्य करने की जरूरत है। आपके हर राज्य को विकसित बनना होगा, उस राज्य के हर जिले को विकसित बनना होगा, हमारी हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनना होगा, तब हमारा देश एक विकसित देश बनेगा 47 तक। ऐसे में समय कम है। अगले 25 साल हम लोग को पूरे फोकस के साथ उन राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जो आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें बिहार भी है। और उन राज्यों में मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की जरूरत है, जहां पे मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन काम करेगा। आज भी मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई में। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। ये व्यवस्था आप पटना में भी दे सकते हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अलग अलग इलाकों को चिन्हित करके आपको बनाना होगा। एक बड़ी राशि जो कोचिंग फीस के नाम पर हजारों करोड़ रुपए सालाना जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, उसे रिटेन हम लोग को करना। अंतोगत्वा लड़ाई होगी राजस्व बढ़ाने की, कि कैसे आप अपने स्टेट का आप राजस्व बढ़ाते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेशन पर आप ध्यान देते हैं। इसके लिए हम लोग को प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी होंगी। कृषि प्रधान प्रदेश है भाई मेरा। हम लोग केला यहाँ हाजीपुर में, अब मान लीजिए उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट लग जाता है, जो केले का चिप्स डाउन साउथ जाकर इतना महंगा बिकता है, अगर यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग हो, पैकेजिंग हो, किसानों के हाथ में ज्यादा रुपया आएगा। ऐसे ही मखाने के साथ हम लोग कर सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, हम लोग का स्टेट इतना ब्लेस्ड स्टेट है जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को हम लोग प्रमोट, बहुत संभावनाएं हैं। अयोध्या में अगर इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, आस्था एक तरफ, सोचिए उससे आर्थिक राजस्व कितना बढ़ रहा है। एक राम मंदिर ने कितना उस स्टेट के राजस्व को, रेवेन्यू को बढ़ा दिया। वैसे ही क्यों नहीं मेरी माता सीता का यहाँ पे सीतामढ़ी में मंदिर बन सकता है। बिल्कुल। 6 लेन का कॉरिडोर बने, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो माता सीता का आशीर्वाद लेने जाए। उसी तरीके से भगवान महावीर की जन्मस्थली लछवाड़ है, वैशाली है, गौतम बुद्ध की धरती बोध गया है, या पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, इन सबको हम लोग को वर्ल्ड क्लास सिटीज हम लोग को बनाना होगा। इस तरीके से हम लोग रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से भी रेवेन्यू जनरेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं। बाढ़ सुखाड़ में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं तटबंध के निर्माण को लेकर। परमानेंट सोल्यूशन उसका निकालना होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, नदियों को जोड़ने की योजना। तो ये कुछ ऐसे कार्य उद्योग लाना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। हम लोग अपने पलायन किए हुए लोगों को तभी वापस लेकर आएंगे जब उद्योग तब लगेगा जब सबसे पहले तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अपराध जो है उसको नियंत्रित करना होगा। जो निवेशक है उसको इतनी सिक्योरिटी मिले कि मेरा पैसा, मेरा निवेश सुरक्षित है। ईज ऑफ बिजनेस देना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देनी होंगी। ये तमाम वो बातें हैं जिसका प्रमुखता से जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में किया, और मैं मानता हूं कि ये वो रोड मैप है जो विकसित प्रदेश बनाएगा, जो विकसित देश की दिशा में हम लोग आगे ले जाएगा। आप अपने छोटे भाई में कितनी संभावनाएं देखते हैं, जिसे तेजस्वी यादव कहते हैं, छोटा भाई है आपका। अपने छोटे भाई में कितनी संभावनाएं आज की तारीख में चिराग पासवान देखते हैं? सो भाई है क्या ना, खुली मुट्ठी है वो। जब तक बंद थे, और बंद खैर बहुत समय थे नहीं हो, क्योंकि उससे पहले भी उनके परिवार के सदस्य बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं। ऐसे में वो विजन का अभाव दिखता है, जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। कैसे, आप सिर्फ कहने से नहीं होगा ना कि 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, आप कैसे देंगे, क्या है रोड मैप। आज अगर चिराग पासवान बात करता, और मैं तो संख्या में बांधता भी नहीं रोजगार को, मैं तो बोलता हूं कि यहाँ पे जितना ज्यादा हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे वो रोजगार जनरेट करेगा। जितने हम लोग उद्योग लगाएंगे वो रोजगार ही उत्पन्न करेंगे। जितने हम लोग एजुकेशनल हब्स लगाएंगे वो रिटेन ही करेंगे हम लोग के लोगों को। तो ये मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की जब मैं बात करता हूं, मैं इसको करोड़ों में मैं मानता ही नहीं, मैं मानता हूं कि बड़ी संख्या में हम लोग इसके माध्यम से हम लोग रोजगार के अवसर हम लोग पैदा कर सकते हैं। ये विजन मुझे तेजस्वी जी में नहीं दिखाई देता। लंबे समय तक वो बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की भूमिका में वो रहे। जितना एग्रेसिव होके एक युवा को आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे तकलीफ तब होती है जब आज के भी युवा उसी रूढ़िवादी सोच में, उसी ढर्रे की राजनीति करने लगते हैं। अब आज भी वही अंबाई समीकरण की बात कर रहे हैं जो कि दशकों से आपके परिवार के लोग करते रहे। आप आज 21वीं सदी में भी आप जात पात धर्म मजहब की बात कर रहे हैं। आप आज भी मेरे बिहारियों को जातीयता के नाम पर
और सांप्रदायिकता के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जहां यादवों को चिन्हित कर कर आप जातीयता को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं मुसलमानों को चिन्हित कर कर आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं मेरा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। मैं समावेशी विकास की बात करता हूं। मैं उसमें से किसी को सिंगल आउट करके उनके विकास की मैं बात नहीं कर रहा। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जाति गरीबी की है। उस गरीबी जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक आप हर उस एक एक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़िएगा, तब तक आप एक विकसित राज्य नहीं बना सकते। ऐसे में मेरा भी एमवाई समीकरण है। मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं हैं, मेरे एमवाई समीकरण में युवा हैं। और मैं मानता हूं कि जाति से ज्यादा जमात की बात होनी चाहिए। और जब तक आप महिलाओं की पूरी जमात, जिसमें हर जात की, हर धर्म की महिलाएं हों, उनको आप आगे लेकर नहीं चलेंगे, जब आप हर जात, हर धर्म के युवाओं को आप आगे लेकर नहीं चलेंगे और इस तरीके से बांटने की राजनीति करेंगे, जो मेरे छोटे भाई कर रहे हैं, जिसके मैं खिलाफ हूं। देखा होगा आपने आज जिस तरीके से सारण में रोहिणी आचार्य ने आज नॉमिनेशन किया, पूरा परिवार एक साथ था। लालू प्रसाद यादव थे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी थी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, मीसा भारती, जितने लोग पॉलिटिकल हैं उस परिवार में, सब एक साथ एक मंच पर थे। अच्छी बात है, उनकी बिटिया का नामांकन है परिवार में। भाई अब कुछ भी कर लीजिए, कितना बड़ा ही राजनीतिक परिवार क्यों ना हो, बट भावनाएं तो एक आम परिवार की होती हैं। खुशी होती है, नर्वसनेस होती है, उत्साह होता है। आज एयरपोर्ट में पूरे परिवार से मेरी मुलाकात भी हुई, लाउंज में हम लोग एक साथ ही थे। और मैंने कहा है कि मैंने उस परिवार को भी अपना परिवार मैंने माना है। बट हाँ, अंतोगत्वा जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, जरूर ये परिवार की भावना है, परिवार पूरा एक साथ है। मैं जानता हूँ परिवारवाद के आरोप लगते हैं, उन पे भी लगते हैं, मुझ पे भी लगते हैं, और ये जब तक राजनीति रहेगी तब तक लगते रहेंगे। बट हाँ, मेरा विश्वास फिर बिहार की जनता से ही आता है। ये वो जनता है या देश की जनता, क्योंकि अंतोगत्वा पब्लिक डोमेन में होते हैं। ऐसे में जनता आज की तारीख में इतनी जानकार है कि अपना भला बुरा समझ सकती है। उदाहरण पाटलिपुत्रा का हम लोग के सामने रहा। एक परिवार से आना ही अगर जीत का मापदंड होता तो मेरी बड़ी बहन मीसा दी बार बार जीतती वहां से, पर वो हारती किनके सामने? एक कार्यकर्ता के सामने। रामकृपाल जी जब तक राजद में रहे वहां पे भी एक कार्यकर्ता थे, रामकृपाल यादव जी एक कार्यकर्ता की भूमिका में भाजपा में भी है, तो उनके सामने वो हारती हैं। ये जनता की ताकत है। ऐसे में जनता, राजीव प्रताप रूढ़ी जी, मैं मानता हूं उन्होंने जितना कार्य किया है अपने क्षेत्र के लिए, सदन में वो जितने एक्टिव रहे, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से वो रहे हैं। अपनी बातों को मुखरता से रखना हो, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को उठाना हो, वो हर समय अपनी क्षेत्र की जनता के साथ वो रहे हैं। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि जनता इस बात को समझेगी कि कौन इनके साथ दिन रात रहा है और कौन एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो आज सियासत का केंद्र बना हुआ है, पिछले 2 दिनों से कई मुद्दे आए और चले गए, अभी इतने ही दिनों में जो कैंपेनिंग चल रही है आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर ये 400 पार वाली बात अगर सच हुई तो संविधान में संशोधन कराएंगे, संविधान को समाप्त करेंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे, तो आप नई पीढ़ी और आरक्षण वाले परिवार दोनों को आपने देखा है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी या उनकी पूरी पार्टी जो कह रही है कि आरक्षण को लेकर इनकी नीयत साफ नहीं है, तो इस तरह का कुछ संभव है? भाई जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं ना, तब आप इस तरीके के मुद्दों को उठाकर लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 2015 का चुनाव भी हम लोग के सामने है। 2015 के चुनाव में आदरणीय मोहन भागवत जी के एक बयान को मोड़ तोड़ कर पेश किया गया और ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया। आज 10 साल बीत गए, मुझे बताइए ना क्या हो गया। 10 साल में केंद्र में एनडीए की सरकार रही, गाहे बगाहे बिहार में भी एनडीए की सरकार रही, क्या हो गया आरक्षण को लेकर? और आज वही मोहन भागवत जी डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि आरक्षण पे कभी कोई आंच नहीं आ सकती। वही मेरे प्रधानमंत्री जी डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं, मेरे गृह मंत्री इस बात को कहते हैं, आरक्षण हो या संविधान को खतरा हो या लोकतंत्र को खतरा हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच से जनता को डराने की सोच के साथ ये लोग आकर लेकर जाने का ये लोग प्रयास करते हैं। संविधान को कोई क्यों नष्ट करना चाहेगा? पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, कोई मजाक नहीं है कि कोई भी आया और कोई भी उसको हटा। दूसरी बात, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 3-3 बार
गुजरात के मुख्यमंत्री बने इसी संविधान की वजह से। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इसी संविधान के आधार पर। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान के सामने माथा टेककर जनता को इस बात का विश्वास दिलाया कि देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इसी संविधान की कमजोर गलत धाराओं का इस्तेमाल कर देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और ये वही जयप्रकाश नारायण जी की धरती है जिस धरती ने इसी कांग्रेस सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, इसी कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। आज राजद के तमाम बड़े नेता और आदरणीय लालू जी स्वयं अपने आप को उन्हीं जयप्रकाश जी का अनुयायी कहते हैं और आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है जिस कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने देने का काम किया। तो ऐसे में ये विरोधाभास दिखता है इन लोगों में। दूसरी तरफ ये लोग अपनी बदनीयती को छुपाने का प्रयास करते हैं। इनकी नीयत जो इन्हीं के एक विदेश के साथी जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के करीबी सलाहकारों में से रह चुके हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने जिस तरीके से इनकी नीयत का खुलासा किया, उन्होंने जिस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कांग्रेस की सोच जिसका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल कर रही है उसको सामने रखा। आप सोचिए भाई, अगर ये इनहेरिटेंस टैक्स भारत जैसे देश में आ जाता है, हम लोग का देश, हम लोग ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं, हम लोग मिलकर रहने वाले लोग हैं, हम लोग अमेरिकन्स नहीं हैं कि भाई एक समय के बाद बच्चों को घर से निकाल देते हैं कि भाई अब तुम्हारी अपनी जिंदगी, 18 साल के तुम हो गए, तुम अब खुद कमाओ, तुम खुद खाओ, खुद अपनी जिंदगी बिताओ। हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग मरते दम तक अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ हम लोग रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे में हमारी पिछली पीढ़ी कमाती है ताकि हमारी अगली पीढ़ी उसका लाभ ले सके। मेरे पिता ने संघर्ष किया ताकि वो संघर्ष मुझे ना करना पड़े, उनके पिता ने संघर्ष किया ताकि वो संघर्ष उनको ना करना पड़े। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग के संस्कार में है। ऐसे में सोचिए वो कमाई जो आप कमाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके जाने के बाद कम से कम आपके बच्चों को सुरक्षित रहेगी, उसका एक बड़ा हिस्सा 55% ऑफ दैट एक टैक्स के तौर पर सरकार अपने पास रख लेगी। छोटे किसान जिनकी छोटी जमीन है, सोचिए उसमें से 55% हिस्सा निकल गया तो बचेगा क्या? एक गरीब मजदूर जो पाई जोड़कर, या एक आम महिलाएं बिहार की जो पाई जोड़कर अपनी संपत्ति अर्जित करती है, उसका 55% अगर कांग्रेस राजद ने ले ही लिया तो इन लोगों के पास बचेगा क्या? तो ऐसे में ये लोग जो ये डर का माहौल बना रहे हैं ना, ये अपनी उस सोच को कवर अप करने का प्लान है। इनहेरिटेंस टैक्स जो इन लोगों की सोच है जिसमें सरकारी संपत्ति कांग्रेस ने किया ही है। आज कांग्रेस के पास संपत्ति देख लीजिए, देश का कौन सा जिला, कौन सा प्रखंड, कौन सा ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस ने अपनी संपत्ति ना बनाई और उसी संपत्ति की वजह से इनके पास पैसे पे पैसा आता जाता है। तो कांग्रेस ने तो आजादी के वक्त से सिर्फ संपत्ति बनाने का काम किया और यही सोच इनकी आगे भी है कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हम लोग अर्जित करें और जो गरीब लोग हैं वो वैसे के वैसे ही गरीब रहें ताकि उनके ऊपर ये लोग शासन करें। क्या चिराग पासवान ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? भाई मैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, और आप सब जानते हैं उनका समर्पण, किसी भी सरकार में रहे हो, हम लोग उन पहरेदारों की तरह हैं उस सरकार में। और मैं खुल के इस बात को भी बोलता हूँ, एनडीए में भी मेरा गठबंधन एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दों के आधार पर है। 2014 में भी अगर आप देखिएगा, मैंने अपने तमाम इंटरव्यूज में जब हम लोग एनडीए के साथ आ रहे थे उस वक्त मैंने कहा कि इट्स एन इशू बेस्ड अलायंस, मुद्दों के आधार पर किया गया ये गठबंधन है जिसमें ये तमाम वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके साथ कोई समझौता कतई किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता, एंड इंक्लूडिंग इसमें दलित ही नहीं। हम लोग एनडीए के साथ हैं, लोग मानते हैं कि संभवतः अल्पसंख्यकों को हम लोग नहीं, बट हम लोग का समर्पण है अल्पसंख्यकों के लिए भी है, समाज के हर गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के साथ हम लोग का वो समर्पण है, था और रहेगा। ऐसे में उदाहरण 2019 में जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने का एक प्रावधान माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया तो उसके लेकर भी हम लोगों ने कड़ी आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराई। वी मेड श्योर कि उस वक्त की सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार को हाउस, लोकसभा, राज्यसभा को एक्सटेंड करना पड़ा। बिल हम लोगों ने वहां से पारित कराया ताकि उस एक्ट में किसी तरीके का डाइल्यूशन नहीं हो। ये समर्पण है। ऐसे में मैं पुनः आज आपके सामने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये विश्वास अपने समाज के हर उस वर्ग के, भले वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, हर उस वर्ग के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ना संविधान पर कोई खतरा आएगा,
जब तक चिराग पासवान जीवित है ना आरक्षण पर कोई आंच आएगी। ये वादा हर एक बिहारी, हर एक देशवासी से चिराग पासवान करता है। मेरे नेता रामविलास पासवान जी होते तो वो भी यही विश्वास दिलाते। आज उनकी गैर मौजूदगी में ये विश्वास मैं देश की जनता को दिलाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग TV9 से बात करने के लिए। और ये दावा सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी में ही नहीं, बल्कि अपने आदर्श और अपने पिता की कसम खाते हुए चिराग पासवान जनता को, देश की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं कि ना तो संविधान के साथ, ना तो आरक्षण के मुद्दे के साथ कोई छेड़छाड़ होगी और ना ही उसके साथ कोई समझौता किया जाएगा, बल्कि विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को लेकर पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।